1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल को पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल में विभक्त कर दिया गया। गीता यादव लेक्चर दे रही थी। ये चीजें आप लोगों को इतनी अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि आप पूछे जाने पर नींद में भी जवाब दे पाएं। दे पाएंगे? जी मैम। पूरी क्लास ने स्कूल के आज्ञाकारी छोटे बच्चों की तरह सिर हिला दिया। विष्णु, विनोद और अशोक उस दिन दूसरी पंक्ति में खिड़की के पास बैठे थे। प्लीज क्या तुम इस तरफ आ जाओगे? विनोद ने विष्णु से सीट बदलते हुए पूछा। हाँ, तुम जानते हो ये खिड़की के पास क्यों बैठना चाहता है? अशोक हंसा। नहीं, विष्णु ने जवाब दिया। नीना को देखने के लिए, जो बगल की बिल्डिंग में सुपर बेस्ट कोचिंग सेंटर की अपनी क्लास में बैठी है। यह हर क्लास में यही करता आ रहा है, लगभग 1 साल से। ओह, लेकिन उस दिन तो तुम लोग आखिरी पंक्ति में बैठे थे। क्योंकि उस दिन नीना भी आखिरी पंक्ति में बैठी थी। बहुत बढ़िया, उसे अपना काम जारी रखने दो, विष्णु ने कक्षा में वापस ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। जल्दी ही श्रीमती गीता ने अपनी सामान्य अध्ययन और लोक प्रशासन की बैक टू बैक कक्षाएं समाप्त कर दी। मैं तुम दोनों के साथ आकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तुम्हारे पिछले साल के क्लास नोट्स ले लेता हूं, विष्णु ने विनोद से कहा। वेलकम भाई, अशोक मैम से अपने डाउट पूछ ले तो चलते हैं, विनोद ने कहा। आधे घंटे बाद तीनों विनोद और अशोक के हॉस्टल की ओर चल दिए, जो पास में ही था। रास्ते में वे कृष्णा टी स्टॉल पर, जो लोहिया नगर के उम्मीदवारों के बीच द गॉसिप हब यानी कि गपशप का अड्डा के नाम से लोकप्रिय था, अदरक वाली चाय पीने के लिए रुके। कृष्णा टी स्टॉल सड़क के किनारे की ठेठ चाय की दुकान के सारे मिथक तोड़ता था। वहां न तो क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्र रखे थे, न ही चारों ओर बी ग्रेड अभिनेत्रियों की तस्वीरें लगी थी, बल्कि वहां परीक्षा उन्मुख मौजूदा मामलों की पत्रिकाएं रखी थी और विश्व और भारत के नक्शे लगे हुए थे, स्पष्ट रूप से अपने लक्षित ग्राहकों का संकेत देते हुए। लोहिया नगर में सभी कोचिंग सेंटर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अपने सेंटर पहुंचने से पहले कृष्णा टी स्टॉल पहुंचते हैं, अशोक ने बताया। ग्रेट माइंड्स के भी? विष्णु ने पूछा, और तभी एक उम्मीदवार ने स्टॉल में प्रवेश किया और कहा, कृष्णा भैया 2 कप चाय और एक भूगोल का पेपर। उसकी बात सुनकर अशोक के मुंह से उसकी चाय निकलते निकलते रह गई। नहीं, गीता मैम बहुत सख्त हैं। वे सुनिश्चित करती हैं कि प्रश्न पत्र उनके घर में छपे और वे खुद ही उन्हें सेंटर लेकर आए। गीता मैम एक अच्छी बोर्डिंग हाई स्कूल की वार्डन बन सकती थी, विष्णु ने टिप्पणी की। हाँ, लेकिन वे अपने काम में अच्छी हैं, विनोद ने बीच में कहा। हाँ, यह तो मैं देख सकता हूँ। अब तुम मुझे नीना की कहानी बताओ, विष्णु ने मांग की। अरे वह कुछ नहीं यार, बस एक तरफा है, विनोद शर्मा गया। एक तरफा क्या, ऑमलेट? मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, विनोद ने कहना शुरू किया कि अशोक ने उसे टोक दिया। लो, यह टूटा रेडियो फिर शुरू हो गया, उसने शिकायत की, क्योंकि उसे अदरक वाली चाय और विनोद की प्रेम कहानी की आदत पड़ती जा रही थी। यदि तुम्हें कोई पसंद है तो जाकर उसे कह क्यों नहीं देते? बात उसे बताने की नहीं है, हमारी परीक्षा की तैयारी का क्या? हम अपने जीवन में इतने महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि इस समय एक संबंध समय की बर्बादी होगा? हाँ, तैयारी महत्वपूर्ण है, लेकिन वह तुम्हारा जीवन नहीं है। तुम 2 साल से तैयारी कर रहे हो और भगवान जानता है भविष्य में क्या है और तुम क्या बनोगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम जीवन में और चीजों से दूर नहीं रह सकते। जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, इसलिए बस वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, जब तक कि वह नैतिक रूप से सही हो और किसी को तकलीफ न दे। हाँ, मैं विष्णु से सहमत हूँ। अदरक वाली चाय और प्यार को किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, अशोक ने चुटकी ली। मुझे लगता था कि क्लास खत्म हो चुकी है, विनोद ने व्यंग्यात्मक स्वर में टिप्पणी की। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, बस जाकर नीना को बता दो कि तुम्हारे मन में उसके लिए भावनाएं हैं, विष्णु ने कहा। हाँ, जस्ट डू इट, बस कर डालो, अशोक ने नायके के लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है दोस्तों, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, मैं जल्दी ही उससे बात करूंगा,
विनोद ने अशोक और विष्णु को हाई फाइव्स देते हुए घोषणा की। कुछ ही देर में उन्होंने विनोद और अशोक के हॉस्टल में प्रवेश किया। वह देखो, अशोक ने हॉस्टल के ठीक सामने गणेश जी की मूर्ति की ओर इशारा किया। ओह गणेश जी, मेरे प्रिय भगवान, विष्णु ने टिप्पणी की। ये केवल गणेश जी नहीं है, ये यूपीएससी गणेश है। तुम्हें रिजल्ट्स के दिन यहाँ आकर देखना चाहिए। यह पूरी जगह ठसाठस भरी होगी। गणेश जी को विशेष प्रश्न पत्र मालाएं मिलेंगी। मैं आकर वह मजेदार दृश्य देखना चाहूंगा। चलो अंदर चलें। विनोद ने पुकारा। उनका कमरा प्रथम तल पर था। विष्णु को अंदर जाने के लिए झुकना पड़ा, जैसे कि वह किसी इग्लू में प्रवेश कर रहा हो। विष्णु को लगता था कि उसने शालिनी के क्यूबिकल से छोटी कोई रहने की जगह नहीं देखी थी, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों के कमरे में प्रवेश किया तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। वह अभी भी दुविधा में था कि वह उनके रहने की जगह थी या उनका स्टोर रूम, क्योंकि उन्हें उपलब्ध वह छोटी सी जगह भी किताबों से अटी पड़ी थी। यह तुम्हारा स्टोर रूम है? विष्णु ने पूछा। नहीं विष्णु, हमारे लिए यही एक कमरा उपलब्ध है। यह कमरा हम दोनों के रहने के लिए है, लेकिन हम इसे अपनी किताबें रखने के लिए और कपड़े बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम ज्यादातर समय टेरेस पर बिताते हैं, अशोक ने कहा। असल में हॉस्टल के वार्डन ने यह कमरा हम 3 लोगों को दिया था, मुझे, अशोक को और बाबू को, लेकिन अब यहाँ हम दोनों ही रहते हैं, विनोद ने बताया। क्यों, उस तीसरे लड़के बाबू को क्या हुआ? विष्णु ने पूछा। वह अब यहाँ नहीं है। बाबू बहुत बुद्धिमान लड़का था। वह हॉस्टल के सबसे प्रतिभाशाली उम्मीदवारों में से एक था। उसका कौशल पूरे लोहिया नगर के सिविल सेवा तैयारी करने वालों के सर्कल में जाना जाता था। वह हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ता था और गीता मैम को पूरा विश्वास था कि वह सफल होगा, विनोद ने धीमी आवाज में कहा। फिर क्या हुआ? अब वह किस सर्विस में है? विष्णु ने पूछा। किसी में नहीं। वह परीक्षा में सफल नहीं हुआ। 1 बार, 2 बार और 3 बार। वह अंतिम बार था जब हमने उसे देखा था। उसके तीसरे प्रयास के परिणामों के बाद वह कहीं दिखाई नहीं दिया, विनोद ने धीमे स्वर में कहा था। मुझे याद है, मैंने उसे परिणाम वाले दिन कोचिंग सेंटर में देखा था। मैंने ग्रेट माइंड्स में दाखिला लिया ही था। जब परिणाम घोषित हुए तब बाबू गीता मैम के कमरे में था। उसी समय उसे एक फोन आया कि उसके माता पिता और छोटा भाई, जो झारखंड में रहते थे, एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। पहले परिणाम आए, फिर यह फोन कॉल। यह सब सुनकर बाबू बिल्कुल पत्थर हो गया। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला, लेकिन वह लगभग 1 घंटे तक पूरी तरह अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसके आसपास के लोग उसे सांत्वना दे रहे थे, लेकिन उस समय यह भी पता लगाना मुश्किल था कि वह जिंदा था या मर गया था, अशोक ने परेशान स्वर में कहा। हाँ, उस दिन मैं भी था वहां। मुझे भी वे आंखें याद है। भूतिया शब्द उनका वर्णन करने के लिए बहुत हल्का है। गीता मैम उसे सामान्य करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे यह कहते हुए सांत्वना दे रही थी कि वे सभी उसके लिए परिवार जैसे थे और उसके पास अभी एक और मौका था। लेकिन वह चुप था और भौचक्का सा लग रहा था, विनोद ने डरे हुए स्वर में कहा, जैसे वह किसी डरावने उपन्यास का अंतिम अध्याय सुना रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, कम से कम गीता मैम से? विष्णु ने पूछा। कुछ भी नहीं, बस 1 घंटे बाद खड़ा हुआ और चला गया, अशोक ने कहा। उसके बाद वह कमरे में भी नहीं आया और कहीं भी दिखाई नहीं दिया। किसी को उसके गृह नगर का पता नहीं मालूम था और कुछ दोस्त जिन्होंने उससे संपर्क करने की कोशिश की सफल नहीं हुए, विनोद ने कहा। ओह, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत दुख हुआ सुनकर। उम्मीद है उसने कोई बेवकूफी नहीं की होगी। विष्णु ने दुख के साथ बाबू, विनोद और अशोक की एक तस्वीर को देखते हुए कहा, जिसमें तीनों ने चेन्नई सुपर किंग्स की टी शर्ट पहनी हुई थी। यह आईपीएल के उद्घाटन से पहले की है। हमने एक रेडियो स्टेशन की स्लोगन प्रतियोगिता में मैच के टिकटों के साथ 3 सीएसके टी शर्ट्स जीती थी।
हमने एक दूसरे की शर्ट्स पर ऑटोग्राफ दिए और मैच देखने चले गए। कितने मजेदार दिन थे वे। विनोद फ्लैशबैक मोड में चला गया। ओके दोस्तों, अब उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। चलो ऊपर अपने स्टडी हॉल में चलते हैं, अशोक ने सुझाव दिया। उनका स्टडी हॉल हॉस्टल के ऊपर एक बड़ी सी छत था। जगह साफ और बहुत हरी भरी थी और लताओं, बेलों व अन्य घरेलू पौधों से भरी थी। एक कोने में छोटा सा टेंट था जो केवल ऊपर से ढका हुआ था। जमीन पर 2 गद्दे बिछे हुए थे और उनके बीच में एक टेबल फैन था। गद्दों के पीछे एक छोटा सा बुक रैक, 2 फोल्डिंग कुर्सियां और पानी से भरा एक मटका था। इस जगह में बहुत ताजगी है, विष्णु ने कहा। हाँ, बहुत शानदार नहीं है, लेकिन शांति से बैठकर पढ़ने के लिए छोटी सी साफ सुथरी जगह है। जैसे ही सूरज डूबता है, लोग यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे छोटे से टेंट के अलावा यहाँ कहीं रोशनी नहीं है। यह विचार अशोक को ही आया और उसी ने यह टेंट बनाया, इसलिए हम इसे अशोक्स पैराडाइज कहते हैं, विनोद ने मुस्कुराकर कहा, जबकि अशोक विष्णु के मांगे हुए क्लास नोट्स ढूंढ रहा था। कल्पना करो कि मुकेश परिहार का बेटा ऐसी मामूली सी जगह में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहा है, विनोद बोला। कौन? अशोक? उद्योगपति मुकेश परिहार का बेटा है? हाँ, पर वो कोई दिखावा नहीं करता। वह बहुत सीधा साधा और विनम्र लड़का है। इतने संपन्न परिवार से आकर ऐसा साधारण जीवन जीना बहुत बड़ी बात है, विनोद ने कहा। यह वास्तव में ऐसी कोई अभिवृत्ति नहीं दर्शाता जो इसकी उम्र के ठेठ अमीर लड़कों में होती है, विष्णु ने कहा। इसे इसके पापा के संदेहास्पद व्यापारिक सौदे पसंद नहीं थे, इसलिए इसने एमबीए करने के बाद उन सब चीजों से बाहर रहने का फैसला किया और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने यहाँ आ गया। इसके डैड और इसका भाई व्यवसाय संभालते हैं और अशोक महीने में केवल एक बार अपनी माँ से मिलने घर जाता है। यहाँ यह बिना भेदभाव के सबके साथ मिलता जुलता है। मुझे देखो, मेरे पिताजी पूरे गांव में सबसे गरीब किसानों में से एक हैं और बहुत मुश्किल से घर चलाते हैं, लेकिन अशोक ने इन सब बातों की चिंता किए बिना हमेशा मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना है, विनोद ने भावुक स्वर में कहा। ये रहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स। अशोक ने जल्दी से नोट्स विष्णु को सौंप दिए। विष्णु ने मुस्कुराकर नोट्स लिए, थोड़ी देर गप्पे मारी और फिर अपने घर चला गया। विष्णु के जाने के 1 घंटे बाद विनोद और अशोक दोनों को अपने फोन पर विष्णु के टेक्स्ट संदेश मिले। वह एक आगे बढ़ाया हुआ उद्धरण लग रहा था, जिसमें लिखा था, एक विजेता वह नहीं है जो कभी नहीं हारता, बल्कि वह है जो कभी हार नहीं मानता। अपने फोन नीचे रखकर विनोद और अशोक फिर से पढ़ाई में लग गए। हुर्रे! सिड ने खुशी से चिल्लाते हुए अपने टीम लीडर बद्री को हाई फाइव दिया। उन्होंने अभी अभी अपना प्रोजेक्ट पूरा करके ग्राहकों को सौंपा था। शुक्र है तुम लोगों के पास मेरे जैसा टीम लीडर है, कुशल, जिम्मेदार और बुद्धिमान, जिसकी वजह से तुम लोग प्रोजेक्ट समय से पूरा कर पाए, बद्री ने गला साफ करते हुए घोषणा की। लो, यह शुरू हो गया, अब इसे कोई नहीं रोक सकता, धारा ने कहा और अपने ईयरफोन्स लगा लिए। बद्री शालिनी की टीम का लीडर था। वह उन विशिष्ट पहली रैंक वाली पंक्ति वाले छात्रों में से था जो हर स्कूल और कॉलेज में होते थे और जिनसे कक्षा का हर दूसरा छात्र नफरत करता था। वह ऐसा व्यक्ति था जो सोचता था कि दुनिया केवल उसके चारों ओर घूमती है। बद्री गोपीनाथ के प्रिय सहायकों में से एक था और पूरे ऑफिस में महाकंजूस के रूप में प्रसिद्ध था। बद्री को अपने फोन से कॉल करने वाले दोस्तों से 1 रुपए का भुगतान करने के लिए कहते देखना हमेशा पूरे ऑफिस में जोरदार ठहाकों का कारण बनता था। बाय दोस्तों, सोमवार को मिलते हैं, सिड ने कहा और ऑफिस से निकलने के लिए खड़ा हो गया। मैं भी साथ चलता हूं सिड, बद्री ने कहा। हाँ, आह बद्री, हमेशा की तरह टोल गेट तक लिफ्ट है ना? बद्री अक्सर अपनी कार ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर एक टोल गेट के पास खड़ी करता था ताकि उसे टोल गेट पार करने के लिए प्रतिदिन 30 रुपए का भुगतान न करना पड़े। नहीं सिड, आज मैं अपनी कार नहीं लाया हूँ। मुझे मॉल से एक मुफ्त कार सर्विस कूपन मिला था, मैंने सोचा आज उसका इस्तेमाल कर लूं,
क्योंकि मैं जानता था प्रोजेक्ट डिलीवरी के बाद हम सब लगभग एक ही समय ऑफिस से निकलेंगे और मुझे तुम्हारी कार में लिफ्ट मिल जाएगी। अच्छा विचार था ना? हाँ बिल्कुल, सिड ने निराशा से आह भरी। इसका बस चले तो यह रोज ऐसा करे, आराध्या ने धारा के कान में कहा और वे दोनों भी निकलने के लिए तैयार हो गई। मैं तुम्हें भी छोड़ दूं शालिनी? सिड ने पूछा। हाँ जरूर। कुछ ही देर में सिड, बद्री और शालिनी घर के रास्ते पर थे। काफी व्यस्त हफ्ता था। सोचकर अच्छा लग रहा है कि सप्ताहांत हमारे सामने है। क्या योजना है दोस्तों? सिड ने कहा। मैं आज रात कुछ मूवीज डाउनलोड करूंगा और खुशी खुशी देखूंगा। मेरे पड़ोसी के पास एक खुला वाईफाई है और उसे पता नहीं है कि मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। बद्री ने एक उपलब्धि की भावना के साथ कहा। तुम क्या करोगे? उसने सिड से पूछा। मैं क्लबिंग करने जाऊंगा, सिड ने एक और बड़ी उपलब्धि की भावना के साथ कहा। बद्री को सिड के लिए सुना एक विशिष्ट नाइट आउट का ब्यौरा याद आया, जैसा कि सिड के दोस्तों ने बताया था। क्लबिंग एक ऐसा काम था जो सिड हर सप्ताह करता था, केवल दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वह यह करने में सक्षम था। हर सप्ताहांत वह अपनी क्लब की वेशभूषा में तैयार हो जाता और अपने बालों में जेल लगा लेता। वह स्केच पेन से अपनी बाहों में टैटू जैसी आकृतियां बना लेता और अपनी सबसे कसी शर्ट, जो उसके पास 12वीं कक्षा से थी, पहन लेता था। इन सब के साथ उसके पास कुछ चारकोल बर्न्ड जीन्स थी। उसके क्लब के जूते भी थे। वह आमतौर पर अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ जाता था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पब में प्रवेश करते ही सिड सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अपडेट करने, चेक इन करने और फेसबुक पर फोटो डालने का सोशल मीडिया रूटीन पूरा करता था। फिर सिड एक दो ड्रिंक्स लेता, डांस फ्लोर पर जाता, अजीबोगरीब तरीके से डांस करता, अपने आसपास के लोगों को परेशान करता, फिर पूरी तरह नशे में धुत होकर होश खो देता। उसके दोस्त आमतौर पर अगली सुबह उसे बार बार हो रही उल्टियों के बीच घर छोड़ आते। इससे अच्छा घर में बैठो, आधी रात का मसाला देखो और शराब पियो। तुम्हारे दोस्त उस मुसीबत से बच जाएंगे जिसमें तुम उन्हें डालते हो और बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। बद्री ने अपनी विशेष सलाह दी। शालिनी उनकी बातचीत पर ध्यान नहीं दे रही थी। वह अपनी फोन गैलरी में विष्णु के साथ अपनी तस्वीरें देख रही थी। कितने अच्छे पल थे। क्या वे कभी वापस आएंगे या वे केवल यादें बनकर रह जाएंगे? उसने मन में सोचा। पहली बार शालिनी के मन में विष्णु के लिए एक चाहत की भावना उत्पन्न हुई। उनके दूर रहने का महीना अगले दिन पूरा हो रहा था और वह उम्मीद कर रही थी कि उनकी बात होगी। सिड ने शालिनी और बद्री को उनके घरों तक छोड़ा और अपने सप्ताहांत का आनंद लेने घर चला गया। शालिनी गर्म कॉफी लेकर टीवी देखने बैठ गई। विष्णु के विचार बार बार उसके मन में आ रहे थे। वह अचानक उठी और पागलों की तरह अपने एक पुराने बैग में कुछ खोजने लगी। उसने बैग में से एक पुरानी तस्वीर निकाली। वह एक अंतर विद्यालयीन सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर गाना गाते हुए उसकी तस्वीर थी। वह उस समय 12वीं कक्षा में थी। विष्णु और शालिनी उस कार्यक्रम में साथ गए थे। विष्णु ने प्रश्नोत्तरी और वाद विवाद में भाग लिया था और शालिनी ने गायन में। शालिनी को याद आ रहा था उस दिन उसे तेज बुखार था और वह विष्णु ही था जिसने उसका पूरा ध्यान रखा था और उसकी तमाम आशंकाओं और आत्मसंदेह के बावजूद उसे सफलतापूर्वक प्रथम पुरस्कार की प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने के लिए प्रेरित किया था। तुम जीतोगी, तुम जीतोगी, वह उसे हर राउंड के बाद कहता जा रहा था, जबकि वह थक कर चूर हो रही थी। यह पहली बड़ी सामाजिक पहचान थी जो उसे मिली थी। उस अंतर विद्यालयीन सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद उसने कितनी ही सुगम संगीत प्रतियोगिताएं जीती, लेकिन वह पहली जीत हमेशा विशेष और उसके दिल के करीब थी। और उसी दिन से विष्णु के साथ उसका रिश्ता भी। लेकिन विष्णु और उसके साथ की सुखद प्यारी यादें चाहे कितनी ही गहराई से उसके दिल में बसी थी, किसी लड़के के प्यार में न पड़ने के विचार शालिनी के मन में बार बार आते रहते थे। यह एक ऐसी बात थी जिसमें वह दृढ़ता से विश्वास करती थी। बचपन से अपने आसपास प्रेम के कड़वे अनुभवों को देखने के बाद वह प्रेम विवाह कभी सफल नहीं होते के मजबूत मंत्र का आंख बंद करके अनुसरण करती आई थी। हाय विष्णु, कैसे हो? उसने 12:01 पर अपना फोन निकालकर उसे कॉल किया।
और प्यार भरे स्वर में पूछा, हाय, मैं ठीक हूं, तुमसे फिर बात करके अच्छा लगा। विष्णु ने औपचारिकता से जवाब दिया। तो तैयारी कैसी चल रही है? जहां तक मैं तुम्हें जानती हूं, तुम तो अब तक जोरों से तैयारी में लग गए होंगे। उसने परिचित स्वर में कहा। हाँ, अच्छी चल रही है, देखते हैं। उम्मीद है तुम्हारा ऑफिस भी अच्छा चल रहा होगा। विष्णु बहुत विनम्र, औपचारिक और व्यावसायिक अंदाज में बात कर रहा था। उसका लहजा ग्राहक से बात कर रहे किसी टेलीकॉम कंपनी के ग्राहक सेवा अधिकारी की तरह लग रहा था। एक दो और ग्राहक सेवा उत्तर प्राप्त करने के बाद शालिनी ने फोन रख दिया। देखो, ऐसा भाव, इसी बात से मुझे नफरत है और इसलिए यह रिश्ता काम नहीं करेगा। वह गुस्से से खुद पर चिल्लाई और कॉफी का कप धोने के बाद बिस्तर पर चली गई।